जय हिंद स्टूडेंट्स, झा सर आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो चेक कर लिया होगा कि कौन सी बुक्स जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि हर दिन 50 पेजेस हम बुक से कवर करेंगे। तो हमारी पहली जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की, आज ये क्लास 1 है। इसमें हम इंडियन सोसाइटी से जो है वो शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये बुक जो है वो 6th क्लास की पॉलिटी की बुक है, बट यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस के अंदर इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये किताब। तो 6th क्लास की सोशल साइंस की किताब है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। और जिसकी पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो दे दी है। तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो। और टेलीग्राम के चैनल की लिंक कहां से आपको मिलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे कमेंट बॉक्स पर चेक करना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और लाइक का बटन जरूर हिट कर देना अगर आप रेगुलर हैं, और अगर आप रेगुलर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और अब रेगुलर हो जाओ, क्योंकि यूपीएससी 2025 को जो है वो 0 से लेकर सिलेक्शन तक का यहाँ पर पूरी क्लासेस जो है वो चलेंगी। तो ये देखिए, ये बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंडेक्स पे जो है वो ले चलता हूँ। इसमें फालतू की चीजें हैं स्टार्टिंग में बुक में, वो अपने लिए काम की नहीं है। अपना आ गया ये इंडेक्स। हमें सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ देखना है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, राइट। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। कुछ कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे इंपॉर्टेंट, और जो पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूंगा वो आप अपने पास भी मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में, या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया है तो, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं सिंपली। तो पहला ये डाइवर्सिटी का टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग को भेदभाव देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, राइट। कि हमारे यहाँ पर अलग अलग लोग हैं तो भेदभाव भी होता है, राइट। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर यूनिट 2 के अंदर गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही, बस बेसिक कुछ लाइंस हमें मिलेंगी तो वो हम जान लेंगे। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे मेंस में लिखने के परस्पेक्टिव से, और प्रीलिम्स के लिए भी। फिर पंचायती राज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये हम समझेंगे। फिर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को समझेंगे, और ये आखिरी टॉपिक होगा हमारा, राइट। या फिर पंचायती राज मेरे ख्याल से शायद आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तो 49 नंबर पेज पे है, तो ये 57 तक जाएगा। तो हम ये पंचायती राज तक करेंगे आज। पंचायती राज को जो है फिनिश कर देंगे, वो 49 पेज तक, हमें 48 पेज तक जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए पहले चैप्टर से। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अच्छा, मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्लियर बता दूं कि भाई ये एनसीईआरटी जो है ये डिजाइन की गई है छोटे बच्चों के लिए, 6th क्लास के बच्चों के लिए, राइट। अब आप 6th क्लास के बच्चे तो हो नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। पॉसिबिलिटी ये है कि आप शायद कॉलेज में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, या आपका कॉलेज फिनिश हो चुका होगा, अब आप अगले साल एग्जाम देने वाले होंगे, है ना। तो मैं वही चीज को मानते हुए आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, ठीक है। तो हम लोग को ये फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 बच्चे जो है वो आपकी एज के हैं। तो ये क्या 3 बच्चे आपकी एज के नजर आ रहे हैं कहीं से भी? तो द पॉइंट इज दैट, तो ये छोटे बच्चों को समझाने की बात की गई है कि देखो यार, हमारे यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, राइट। फिर भी लोग सब साथ में जो है वो रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, राइट। यानी कि अलग अलग टाइप के लोग हम लोग को देखने को मिलता है। ये स्टोरी आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, राइट। कि आपके लिए काम की नहीं, आपके लिए क्या चीज काम की है वो मैं आपको जो है बताऊंगा, राइट। ठीक है। और ये समीर वमीर ये सब की स्टोरी आपको जो है करना नहीं। ये हिंदू, देखो लिखा हुआ है, एक समीर जो है वो एक हिंदू है, समीर 2 जो है वो मुस्लिम है। तो अलग अलग रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से उनका मतलब अलग अलग उनकी प्रैक्टिसेस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिर भी साथ में जो है वो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर हमेशा से है, जाति प्रथा आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। और सोसाइटी जो है वो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स में जो है वो डिवाइडेड है। वो डिपेंड करता है कि जो लोग वर्क कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग, राइट। सो अगर पेरेंट्स जो है वो पोर्टर्स हैं, तो यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर, नथिंग एल्स। तो ऐसी सोसाइटी होती थी पहले, वर्ण सिस्टम। यहाँ पे हल्का सा वर्ण सिस्टम का जो है वो जिक्र किया गया है, और ये सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबल था, वन सिस्टम, राइट। बट because you are not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you
needed in your profession. This created a situation of inequality. तो कुल मिलाकर यहां पर ये बात की गई है कि हमारे यहाँ जो वर्ण सिस्टम स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो देखो मैं अब आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर। जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम था। क्यों बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम था? क्योंकि सोसाइटी को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो एक सिस्टम होगा, तभी तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगी। बोलो हाँ या ना भाई। अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के वैदिक पीरियड में सोसाइटी को गवर्न करना है भाई, समाज को चलाना है। अब समाज को चलाओगे तो भाई किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई काम तो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काम लोगों को अलॉट कर दिए गए। जैसे कि जो पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बोल दिया तुम ब्राह्मण है, राइट। जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको बोल दिया तुम ब्राह्मण। नेक्स्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, उनको क्षत्रिय बोल दिया। जो वॉरियर्स है उनको क्षत्रिय बोल दिया। जो सोल्जर्स है उनको क्षत्रिय बोल दिया। अब जो लोग, अब ऑब्वियस बात है कि सोसाइटी में तरह तरह के लोग रहते हैं तो उनको वो करना है, किसी को कुछ बनाना है। कोई लोहार है, कोई सोनार है, कोई ये है पॉटर है, राइट। कोई घड़े बना रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको बोल दिया वैश्य। फिर आखिरी में जो ये तीनों लोगों की सर्विस करेंगे उनको बोल दिया शूद्र, जो हेल्प करेंगे। तो ये क्या था? ये बेसिकली सोसाइटी को ऑक्यूपेशन के आधार पर डिवाइड किया था, बस। अब हुआ ये, जैसे जैसे समाज मतलब समय निकला तो समाज ने इस सिस्टम को परमानेंट बना दिया, और इसी सिस्टम को परमानेंट बनाने के चक्कर में इनइक्वालिटी आ गई, है ना। असमानता हम लोग को देखने को मिली। बस यही चीज यहां पर छोटी सी समझाने की बात की गई है, दैट्स इट। तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइव्स? भाई हमारी कंट्री जैसे इंडिया को देखें हम, तो इंडिया के अंदर अलग अलग विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इससे हमारे जीवन में जो है वो क्या असर पड़ता है? तो देखो यार, हम अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। यस, सेलिब्रेशन, अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशन होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स हम वियर करते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस सुनते हैं, समझते हैं, राइट। तो ये कितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एक प्रकार से। यस, हमारी आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग जो आपको मेंशन करना है अपने मेंस के अंदर भी, बाय चांस अगर आता है कि डाइवर्सिटी से आपका क्या वो है, समझना, आपकी समझ क्या है डाइवर्सिटी को लेकर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के नजदीक, ट्राइबल पीपल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया के अंदर फिर अब डाइवर्सिटी की यहाँ पे बात होगी। यस, अब इंडिया के अंदर आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग प्रकार के खाने हैं, व्यंजन है, मतलब अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स है हमारे यहाँ। बट एक्चुअली ये सब चीजें जो है वो देखें तो हम ऐसे दूर से देखेंगे तो अलग अलग नजर आएगा, पास से देखेंगे तो हम लोग को सिमिलर नजर आएगा। क्योंकि भाई अब आप जब स्कूल में हैं, आप जब कॉलेज में रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पर सिख भी है, मुस्लिम भी है, सबने मिलकर बैठे हैं, मिलकर खाना खाया है। यस, तो वही वाली बात। अब डाइवर्सिटी को जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो देखो 200 साल पहले या उससे थोड़े से और पहले की अगर बात करें, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार जो है वो नहीं थी, राइट। तो लोग जो है वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या तो शिप में, या तो हॉर्स में, या तो कैमल में, या पैदल ही चलते रहते थे, राइट। ये क्या सर्च करते थे? नई जमीन सर्च करते थे, नए प्लेसेस सर्च करते थे सेटल होने के लिए, राइट। या फिर ये व्यापार करने के लिए लोगों को ढूंढते थे। तो ये लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करते थे, और ये अलग अलग जगह पर इन्होंने नई जगह की खोज करी, वहां पर रहना शुरू कर दिया, और लंबे समय तक वहां पर ये रुक गए। जो दूसरे जो थे वहां पर रुक गए और वापस अपने घर चले गए। कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग घर चले गए, राइट। अब जो वहां पर आकर रुक गए इतने दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो वो जहां से वो आए वहां से अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी भी तो लेकर आए, अपने ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ लोग जो है वो छूट गए काम के पर्पस के लिए, कुछ लोग जो है वो वॉर के कारण जो है वो आ गए, इधर उधर भग गए। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है, क्वेश्चन फिर से अपन रिपीट कर देते हैं कि हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें। तो देखो, पहले के समय पर लोग अलग अलग जगह जाकर सेट, इंडिया की बात करते हैं, चलो। इंडिया आपको ऑलरेडी जो है वो पता है कि इंडिया के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स आए, राइट। इंडिया के अंदर इस्लामिक पीपल आए, राइट। तो ये हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि जब जैसे मुगल पीरियड में इस्लामिक पीपल बहुत तेजी से इंडिया के अंदर जो है वो एंटर हुए थे, आए थे, राइट। उसके बाद ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, यूरोप की तरफ से बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आए। जब वो यहाँ पर सेटल हुए तो क्या हुआ?
इंडिया के अंदर एक डाइवर्स कल्चर बन गया। तो इंडिया की डाइवर्सिटी डिफाइन कर रही है इंडिया में आने वाले लोगों से है, और जो ऑलरेडी इंडिया के ही है मूल निवासी, उनसे तो है ही, बट आने वाले लोगों से भी है। डाइवर्सिटी उसी को तो बोलेंगे ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो एक साथ आए। देखो आप, उनकी लैंग्वेज, उनकी फूड, म्यूजिक, रिलीजन मिक्सअप हो गया ओल्ड और न्यू में, और इंटरमिक्सिंग कल्चर का हम लोग को देखने को मिला। कुछ नए बन गए, कुछ अलग अलग बन गए। हिस्ट्री जो थी काफी सारी प्लेसेस की, दे शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर। और ना ही सिर्फ लाइफ एंड कल्चर, आर्किटेक्चर देखो आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे आगे चल के, जब हम डिस्कस करेंगे, तो हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर जो है एक इंडियन आर्किटेक्चर, यानी कि जो वास्तुकला जिसको बोलते हैं, जैसे कि ताजमहल बना, नहीं मतलब इस प्रकार के काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, रेड फोर्ट बना है, तो उसमें सिर्फ एक कल्चर नहीं दिखाया जा रहा है, मल्टीपल कल्चर्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व है। यस, तो ये चीज सिमिलरली लिखा भी है, डाइवर्सिटी ऑल्सो comes about when people adapt their life to the geographical area in which they live। भाई लोग जहां पर रह रहे हैं उस हिसाब से वो जीते। अच्छा, जैसे बहुत एक और सिंपल सी चीज समझाता हूं मैं आपको। जैसे जनरली बोला जाता है कि ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज नहीं खाते, यस, बट आप जाओ वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण के पास, उनके पास अलाउड है, बंगाली ब्राह्मण के पास, कि वो फिश खा सकते हैं। क्यों? उनके पास वही सोर्स ऑफ फूड है। यस, प्रोटीन का सोर्स उनके पास वही है अभी, इसीलिए। तो वो ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोग अलग अलग लोगों के कपड़े होते हैं, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, उनके काम भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है, ये डाइवर्सिटी है और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अब जैसे इसमें बताया हुआ है कि आप देखो केरल में रहने वाले लोगों का जीवन देखो और लद्दाख में रहने वाले लोगों का जीवन देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क जो है वो दिखाई देगा। ये देखो, बंजर जमीन हम लोग को लद्दाख के डेजर्ट की देखने को मिलती है। लद्दाख, आप जानते हैं लद्दाख के बारे में, ये डेजर्ट हम लोग को देखने को मिलता है ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, और बहुत ही कम एग्रीकल्चर वहां पर पॉसिबल है, सिंस इस रीजन में ज्यादा रेन जो है वो नहीं होती, ज्यादातर एरिया इसका स्नो से कवर्ड होता है। बहुत ही कम पेड़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ग्रो करते हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को जो है वो मेल्टिंग स्नो के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है समर के मंथ में। लोग यहाँ पर अपने अपने साथ बकरी भेड़ जो है वो रखते हैं, और गोट्स जो होती है इस रीजन में वो प्रोड्यूस करती है पश्मीना वूल। ये लिख लेना कि लद्दाख का है पश्मीना वूल। और ये लिखना वो जिनको याद नहीं है, जिनको ऑलरेडी जीके के बारे में जानकारी है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीज नहीं लिखनी है जो आपको बिल्कुल दिमाग में सटी हुई है। और ये वूल जो है महंगी भी आती है। पश्मीना शॉल जो है वो काफी महंगा आता है, पश्मीना शॉल। तो लोग जो लद्दाख के अंदर होते हैं वो इस पर्टिकुलर गोट से ऊन को जो है वो बनाते हैं, और उसको जो है वो कश्मीर के ट्रेडर्स को जो है वो बेचते हैं, राइट। और पश्मीना शॉल जो है वो ये पहनी जाती है कश्मीर में। तो याद रखना, पश्मीना जो ऊन है, पश्मीना वूल, ये लद्दाख के भेड़ बकरियों से आता है, बट ये बेचा जाता है और फेमस कहां पर है? कश्मीर में। क्योंकि लद्दाख में रहने वाले लोग जो है वो कश्मीरियों को बेच देते हैं, फिर वो वहां पे शॉल को डिजाइन करते हैं और पश्मीना शॉल वहां पर बनाई जाती है। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पूछ लिया जाए कि पश्मीना वूल कहाँ का है, तो लद्दाख लिखोगे, और पश्मीना शॉल कहाँ की है तो लिखोगे कश्मीर। बात समझ में आई? क्लैरिटी हुई? ऐसे ही ये छोटी सी चीज से बन जाते हैं क्वेश्चन, और कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। आपको उसको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, अभी जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो मैं ऐसे ही आपको काफी सारी चीजें स्किप करता हुआ जा रहा हूं जो आपके लिए काम की नहीं है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आप खुद देखिएगा, हम बिल्कुल पैराग्राफ टू पैराग्राफ फिर चलना शुरू कर देंगे। लोग जो है वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि चीज और बटर हुआ। हर एक फैमिली के पास कुछ गोट्स होती हैं, काउज होती हैं। अब देखो ये लिख लो आप, जोज बोलते हैं इसको, डोज, डिजोज नहीं, जोज। ये याक काऊ हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। ये लिख लो आप, ये कहां पर पाई जाती है? लद्दाख में, डिजोस। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, अभी अभी आप अपने दोस्त से पूछना, पहले पूछना कि एनसीईआरटी पढ़ी है 6 से लेकर 12th क्लास तक की, बोलेंगे हाँ, फिर बोलना कि बताना बेटा यार जरा डिजोस क्या होता है, DZOS। नहीं बता पाएंगे, और आप अपने पास ये नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। अब बीइंग अ डेजर्ट did not mean that Ladakh did not attract its share of traders।
It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. तो भैया आपको ऑलरेडी पता है कि लद्दाख डेजर्ट है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसा नहीं है। लद्दाख में बहुत सारे दर्रे हैं, मतलब बहुत सारे पासेस हैं जहां से लोग क्रॉस करते हैं, उस पासेस से लद्दाख से होते हुए फिर वहां जाते हैं तिब्बत। और ये जो पूरा कारवां जो होता है ना व्यापारियों का, ये अपने साथ जो है वो काफी सारे कपड़े, मसाले, रॉ सिल्क, कारपेट, ये सब लेकर जाते हैं। अब एक फैक्ट और लिखना आप, बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचा है लद्दाख के थ्रू। क्या? बुद्धिज्म तिब्बत पहुंचा है लद्दाख के थ्रू, और लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि लिटिल तिब्बत जो है वो क्या है, किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को। और देखो ये महिला जो है वो पश्मीना शॉल बना रही है। कहाँ का है पश्मीना शॉल? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि पश्मीना शॉल कहाँ का है, कहाँ का फेमस है। अब देखो, इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लद्दाख के अंदर मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले इस्लाम इंट्रोड्यूस हो गया था लद्दाख के अंदर। और यहां पर काफी अच्छी मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और लद्दाख जो है, यहां पर हम लोग को ओरल ट्रेडिशन, सॉन्ग और पोएम का भी काफी रिच देखने को मिलता है। तिब्बतियन नेशनल एपिक हम लोग को केसर सागा देखने को मिलता है। लिख लो, क्वेश्चन आएगा केसर सागा क्या है, या तिब्बत का नेशनल एपिक क्या है? तो केसर सागा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा एग्जाम में। मैं भी एक काम करता हूं ना, जो जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, और इसको मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इसको मैं भी हाईलाइट जो है वो कर देता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये लिटिल तिब्बत का मैंने आपको बताया, ये नोट डाउन करना था, बस 1 मिनट लगेगा, मैं आपको पूरा ये फिर से देता हूँ। ये डिजॉस, ये नोट डाउन करना है बस। और बाकी और तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ, लद्दाख के बारे में आप जानते ही हैं, राइट? मुझे आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ चीज थी कि आपने नोट डाउन करने वाली, ये डाइवर्सिटी वाइवर्सिटी के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई विविधता क्या होती है, ये सब स्टोरी अपने लिए काम की नहीं है। सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स हम लोग को हर एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे, बस दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। केरल की बात करें, केरल जो है वो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। मैप में आपने देखा ही है उसको। और सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। कौन सी हिल्स है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर? केरल के पास कौन सी हिल्स है? ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफी सारी यहाँ पे मसाले, जैसे कि पेपर, क्लोव, कार्डमम्स, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट? लौंग, इलायची वगैरह मसाले। जो ये मसाले हम लोग को इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वो ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव है। मसालों को देखकर ही तो ये अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे। तो ज्यूइश और अरब ट्रेडर जो है वो पहले यहाँ पर आए थे। और अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस माना जाता है कि वो यहाँ पर, एक मिनट रुकना, यहाँ पर आए थे, ये लिख लेना भैया, ये पूरा, कि ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स ये पहले यहां पर आए थे, सबसे पहले केरल में। और अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, ये माना जाता है कि यहां पर लगभग 2000 साल पहले ये आए थे। और इन्होंने इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया के अंदर ईसाई धर्म को जो है वो लाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस। काफी सारे अरब ट्रेडर्स यहां पर आए। इबन बतूता, इबन बतूता कोई मुझे बता सकता है कौन सी कंट्री से आया था? ये आगे चल के वैसे आपको सब फैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे मैं आपके दिमाग में डालने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा हूं। आप अगर चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखते रहा करो। और मैं तो चाहता हूं कि लिखो आप आंसर, जितने कमेंट बॉक्स पे आप आंसर लिखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। उससे चीजें दिमाग में बैठेंगी, लिखोगे तब बैठेंगी, और याद रहेगा कि हाँ सर ने पूछा था, देखो मैंने लिखा। तो काफी सारे अरब ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर आए और सेटल हुए। इबन बतूता जो है वो यहाँ पर 700 साल पहले के आसपास जो है वो आया था, और उसने अपनी ट्रैवलॉग लिखी थी। ट्रैवलॉग जो होता है वो मतलब जो भी इंसान जो ट्रैवल करता है, तो उसमें जो जो चीजें वो मेंशन करता है उसको ट्रैवलॉग बोलता है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो रहते थे, ठीक है। पोर्चुगीज ने जो है वो सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर किया था यूरोप से, जब वास्को डगामा जो है वो यहाँ पर लैंड हुआ था। तो ये लिखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है वास्को डगामा के बारे में, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखो इतने सारे अलग अलग लोग यहाँ पर आए। देखो आप कि केरल जो है यहाँ पर अलग अलग रिलीजन क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री। जो अभी हम लोग, क्या चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी को समझ रहे हो आप? देखो आप कि केरल के अंदर
डाइवर्सिटी कैसे नजर आ रही है? क्योंकि वहां पर अलग अलग लोग आए, दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आए। अब जब आए तो वो अलग अलग रिलीजन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अपने अलग अलग कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। तो ये डाइवर्सिटी बन रही है कि नहीं बन रही? कैसे बन रही है डाइवर्सिटी, समझ में आया? लोगों से, कि लोग एक जगह पर माइग्रेट कर रहे हैं, उससे बन रही है डाइवर्सिटी। देखो आप, केरल के अंदर जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सब प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब एक चीना वाला करके एक फिशिंग नेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये मार्क कर लेना, ये फिशिंग नेट है। ये फिशिंग नेट जो है वो यहां पर उपयोग किया जाता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा चाइनीज फिशिंग नेट है, चीना वाला। अच्छा, अब बताओ क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा, चीना वाला फिशिंग नेट जो है वो कहाँ का है? लोग मार्क करेंगे, ज्यादातर जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा चाइनीज मार्क कर देंगे। इंडिया का है, केरल के अंदर। केरल के अंदर ये फिशिंग नेट यूज किया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है जैसा चाइनीज का फिशिंग नेट है। देखो क्लियरली लिखा है, बट क्या हड़बड़ी में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा चाइना का है। अब यहां पर यूटेंसिल्स जो फ्राई करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं, ये भी मार्क कर लेना, चीना चट्टी। तो चीना चट्टी क्या है? यहां पर बर्तन। और वर्ड चीन जो है वो चाइना से ही आया है ऑब्वियसली। और फर्टाइल लैंड जो हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, क्लाइमेट जो है तो ऐसा है कि यहाँ पर राइस उगाई जाती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो राइस, फिश, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं। ये देखो आप, ओणम के फेस्टिवल में ये बोट रेस हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर होती है केरल में। तो केरल और लद्दाख जो है वो अलग अलग है अपने जोग्राफिकल फीचर के हिसाब से, और वहां पर रिलीजन भी अलग अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बट कल्चरल इन्फ्लुएंस दोनों में नजर आया, राइट? जैसे वहां पर लिटिल तिब्बत कहा जा रहा है, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भी हम लोग को लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। दोनों रीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं चाइनीज और अरब ट्रेडर से, क्योंकि ट्रेडर्स आए थे ना। अब ट्रेडर्स कहां से आ रहे हैं? लद्दाख के अंदर, पासेस के थ्रू। अभी हमने डिस्कस किया, अगर ट्रेडर्स को तिब्बत जाना है तो वो लद्दाख से होते हुए गुजरेंगे, तो वहां पर रुकेंगे ना वो, और रुकेंगे तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन भी लेकर आएंगे, इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे। तो ज्योग्राफी जो है केरल की, उसने अलाउ किया कि वहां पर मसाले उग सकते हैं। और स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन जो लद्दाख की है उसने अलाउ किया कि भाई वहां पे वूल का उपयोग किया जा सकता है, तो उससे पश्मीना शॉल वगैरह बनाए इनने। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग कल्चर्स का, तो ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और लंबे समय तक वहां पर रुकेंगे ना, तो हमारा इन्फ्लुएंस उस क्षेत्र पर होगा, और उस क्षेत्र का इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर होगा। होता ही है भाई। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं, बट वो कुछ सालों के बाद जब वापस आते हैं ना, तो उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है, बिकॉज वो दूसरी जगह के कल्चर को हल्का फुल्का एडॉप्ट करके आते हैं। अब देखो, इस डाइवर्सिटी में यूनिटी है हमारे यहाँ, है कि नहीं? इंडिया के अंदर अलग अलग लोग रह रहे हैं, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर था, तो वुमेन और मेन जो थे अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, मतलब रीजनल के भी, रीजन मतलब क्षेत्र, ये एक साथ आए और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो हमने लड़ाई लड़ी। बोलो हाँ या ना? इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट जो था उसमें हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, बट फिर भी एक साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी एक कॉमन दुश्मन के अगेंस्ट, है ना? तो ये चीज हम लोग को बताती है कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है, बट बावजूद उसके यूनिटी हम लोग को देखने को मिलती है ना? तो ये चीज है। उनको लगा था कि ये इंडियंस को जो है वो डिवाइड कर देंगे, बिकॉज इंडियंस इतने अलग हैं, और उनके ऊपर रूल करेंगे, डिवाइड एंड रूल वाला। बट हालांकि कहीं ना कहीं ये अपनी छाप तो छोड़ के गए हैं। बट लोगों ने जो है एक चीज दिखा दी कि भले ही वो डिफरेंट है, बट ब्रिटिशर्स उनके पीछे अगर पड़ेंगे तो वो सबसे पहले ब्रिटिशर को फोड़ेंगे। होता नहीं है ऐसा कि जब आपस में दो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति आकर जो है बोलता है कि क्यों भाई क्या हो गया, तो दो लोग अपनी लड़ाई छोड़ के पहले तीसरे को मारते हैं कि भाई तू क्यों टांग अड़ा रहा है हमारी बीच में। तो वही इंडिया के अंदर हुआ। अब जैसे जलियन वाला बाग का हत्याकांड हम लोग को जो है वो देखने को मिला अमृतसर के अंदर। कोई मुझे बता सकता है कब हुआ था जलियन वाला बाग हत्याकांड? नीचे कमेंट बॉक्स पर डेट लिखकर बताओ। जिसमें ब्रिटिश जनरल जो था, उस ब्रिटिश जनरल का नाम किसी को पता है तो वो भी बताओ। क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा, और हर एक चीज के आंसर्स आपको मिलेंगे आगे चल के, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो। जनरल डायर, राइट, 1919, तो ऐसे आंसर्स आएंगे, वो आपको याद भी रहेंगे। रुक जाओ, धीरे धीरे इसलिए होता हूं, जिसको याद नहीं है सर्च करो, लिखो, तो आपको याद रहेगा। जब मैं आपको दोबारा रिपीट कराऊंगा तब आपको याद आ जाएगा। तो देखो, ब्रिटिश जनरल जो था उसने ओपन फायर कर दिया था बहुत सारे लोगों के ऊपर, जो बेचारे निहत्थे थे, जो वहां पर बैसाखी मनाने के लिए आए थे, राइट? तो मार दिया गया। काफी सारे मैन, वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर सब थे, बच्चे थे, राइट? उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस हत्याकांड के अगेंस्ट, और वहां पर जो सॉन्ग जो है वो गाया गया।
तो वो ये वाला सॉन्ग ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन। सॉन्ग और सिंबल जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है वो हम लोग को देखने को मिला कि उसने भी यूनाइट किया लोगों को। सॉन्ग्स के थ्रू इमोशंस आते हैं ना, तो वो सब चीजें, तो ये चीजें हैं। ये लिख लो भैया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है। उसमें ये कहा कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर it was something deeper, and within its fold the wildest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। कि भाई बाहर से नहीं आई है, हमारे यहाँ की यूनिटी हमने खुद डेवलप करी है, ठीक है। अब नेहरू जी ही थे जिन्होंने ये फ्रेज दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये फैक्ट ध्यान में रखना, नेहरू जी की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इनका ये फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा नेशनल एंथम जो है वो किसने कंपोज किया है? आप जानते ही हैं, टैगोर साहब ने, राइट। अच्छा, टैगोर साहब ने एक और कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया था, उस कंट्री का नाम बता सकते हो? कौन सी कंट्री है वो? कमेंट बॉक्स पे लिखकर। बस यही था, पहला चैप्टर अपना खत्म इतने से में। अब डाइवर्सिटी तो आपको पता लगी गया कि क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी हुआ। अब उसके बारे में भी आप लोग जानते हो भाई कि आपस में लोग रहेंगे तो भेदभाव तो होगा ही होगा। अच्छा, पता है पूरे दुनिया भर में, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, पूरे दुनिया भर में 8 मेजर रिलीजन है और इन 8 में से हर एक रिलीजन इंडिया में है, राइट। हमारे यहाँ पर 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, राइट। और लोगों की मदर टंग लैंग्वेजेस है, और 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म्स हम लोग को जो है वो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है कि हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती, यहाँ पर कई बार लफड़ा भी होता है। समटाइम्स हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग जो है वो जब मिलते हैं अलग अलग रिलीजन के, स्ट्रेंज फील करते हैं। जैसे कई बार नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बीच में लफड़ा हो जाता है, राइट। होता है, कई बार होता है ऐसा, चीजें मैच नहीं हो पाती हैं। तो ये प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज आपको पता है क्या होता है? प्रेजुडाइज का मतलब किसी को जज करना, राइट, नेगेटिव तरीके से, और या फिर उनको इंफीरियर तरीके से देखना। अब ये टर्म आप यूज करेंगे अपने मेंस में और रेगुलर लाइफ में भी। जैसे होता नहीं, कई बार लोग किसी को जज करते हैं नेगेटिवली, अरे पता नहीं कैसे कपड़े पहनते हैं यार वो लोग। तो आप पता क्या रिप्लाई करो कि भाई इस प्रेजुडाइज माइंडसेट से मेरे साथ सामने मत बात किया कर, अपने माइंडसेट को चेंज करो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत प्रेजुडाइज है, राइट। तो प्रेजुडाइज, अगर कोई व्यक्ति एक ही पर्टिकुलर चीज को बेस्ट माने, सही माने, तो होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा रिलीजन ही ठीक सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है, आपका रिलीजन बेस्ट है बट दूसरे को रिलीजन भी है, उनके लिए बेस्ट है ना। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट एक अलग चीज होती है। जो नेगेटिव माइंडसेट होता है और इस प्रकार से लोगों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इंफीरियर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको प्रेजुडाइज हम लोग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लोग पहनावे के आधार पर, कपड़े के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रेजुडाइज करते हैं। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप किस चीज को जो है वो हम लोग बोलते हैं? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यहां पर होगी एक डेफिनेशन स्टीरियोटाइप, ये देखो। अच्छा, हम अगर किसी को एक ही तरीके से देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़की है यार, ये लड़की है मतलब ये नहीं कर पाएगी, होता नहीं है। लोग जॉब को जो है वो अलग अलग कर देते हैं कि लड़की है तो डिफेंस में नहीं जा पाएगी। बॉस, हमारा इंडिया का इतिहास रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जी की बॉडीगार्ड जो थी ना, वो फीमेल बॉडीगार्ड्स थी, विश कन्याएं हुआ करती थी उस समय। डिफेंस में बहुत बड़ा रोल था और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था महिलाओं का। आजकल लोग क्या हो गए? स्टीरियोटाइप हो गए कि हम थिंकिंग बना ले एक प्रकार से, राइट। तो उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। एक बार देख लेता हूं मैं, कुछ और पढ़ने वाला था जो छूटा तो नहीं अपना, ठीक है। और हाँ, आप लोग को जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाइए, उसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। चाहो तो आपको बुक तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई दी है टेलीग्राम के हमारे चैनल में, और टेलीग्राम के चैनल की लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगी पिंड में, ठीक है। स्टीरियोटाइप समझ में आई गया आपको कि लोगों को जो है वो एक गलत नजरिए से देखकर धारणा बना लेना, वैसी नेगेटिव तरीके से लोगों के बारे में सोचना, तो प्रेजुडाइज थिंकिंग होता है। स्टीरियोटाइप यानी कि धारणा बना ली गई। तो डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, जब लोग जो है वो अपने प्रेजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप्स में एक्ट करते हैं। देखो ये आ गया, कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, ऐसा आप लिखोगे तो मेंस में आंसर बढ़िया मिलेगा। लिखने की भी लिए तो सेंटेंसेस मिल रहे हैं आपको मेंस के लिए,
ठीक है। भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन या अलग अलग रीजंस के कारण जो है वो हो सकता है। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो भेदभाव कर लेते हैं। जैसे वो पिक्चर नहीं थी पीके, उसमें बोला था कि कौन बोला कि मुसलमान धोखा देता है ना? तो वो वाली चीज। तो मतलब ये किस थिंकिंग की बात हो रही है? अब आप बताओ। पीके की मूवी में आपने वाला डायलॉग सुना होगा, आमिर खान आखिरी में बोलता है कि कौन बोला कि मुसलमान धोखा देता है ना? अब ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, ये प्रेजुडाइज है या स्टीरियोटाइप है? अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है। अच्छा, अब पता है एक स्टोरी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे जनरली हम लोग को मुस्लिम फैमिली के अंदर देखने को मिलता है कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, राइट? बट जब एक सर्वे हुआ और उसमें मुस्लिम फैमिली से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि नहीं भाई, हमें तो भेजना है, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई वहां तक जाने की सर्विस नहीं है। हम अपनी बच्चियों को जो है वो ऐसी इनसिक्योर प्लेस में नहीं भेज सकते कि जहां पर टॉयलेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम कैसे भेजेंगे अपनी बच्ची को अनसेफ तरीके से? तो प्रथा उनकी नहीं कि वो बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। चीज ये है कि बच्चियां वहां पर नहीं भेज रहा है क्योंकि वहां पर बच्चियों के लिए प्रॉपर पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सब सर्वेस वगैरह होते हैं, ये काफी हेल्प करते हैं, जो आपको करंट अफेयर्स में तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, वो पुअर भी होते हैं और वो ऐसे ग्रुप से, पिछड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो सोसाइटी जिसको वैल्यू नहीं कर रही है। हालांकि अब धीरे धीरे करके चीजें में चेंजेस आते जा रहा है, लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी आज भी है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। दलित, दलित किस किस लिए यूज किया जाता है ये वाला टर्म तो आपको पता ही होगा, लोअर कास्ट के लिए। ये तो 100% आपको पता ही होगा, अनटचेबल के लिए दलित वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो इनको दलित पीपल को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जो है वो रखती है। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, कास्ट रूल्स वर नॉट सेट, were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. Yes, ये कास्ट सिस्टम जो हुआ है ना, ये बना है, ये देखो वर्ण सिस्टम अलग था। वर्ण सिस्टम जो है वो बनाया गया था सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं। और कास्ट सिस्टम लोगों ने बना दिया, और वर्ण सिस्टम को जो है वो बाय बर्थ स्टैब्लिश करवा दिया था, और इसीलिए भेदभाव हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है। अंबेडकर साहब की भी एक हम लोग को बहुत अच्छी कहानी जो है वो देखने को मिलती है। इन्होंने भी पहली बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सहा था जब वो मात्र 9 साल की उम्र के थे यार। वो अपने भाई के साथ और कजिन के साथ जो है वो अपने पिताजी से मिलने गए थे, कोरे गांव में जो महाराष्ट्र के अंदर है। और वहां पर एक्चुअली ये हुआ कि उन्होंने जो है वो स्टेशन, मतलब वहां पे खड़े हुए थे, ये वेट कर रहे थे कि भाई इनके पिताजी जो है वो आएंगे, भेजेंगे गाड़ी वगैरह। तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि यार वेल ड्रेस व्यक्ति है ये तो होता ये है कि जैसे ही स्टेशन मास्टर आया, वेल ड्रेस देखा, तो बोला कि यार क्या हो गया बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपने सर्वेंट का या अपने पिताजी का जो है वो वेट कर रहा हूँ, दोनों में से वो किसी को भेजेंगे मेरे लिए, अभी तक आए नहीं है वो। तो अम्बेडकर साहब और उनके भाई बढ़िया वेल ड्रेस थे, राइट? तो इसलिए किसी ने उनको पूछा भी नहीं कि भाई वो अनटचेबल्स है कि नहीं है। फिर मास्टर जो था उसने मेक श्योर किया कि ये ब्राह्मण के बच्चे ही हैं कि दूसरी जाति के बच्चे हैं। तो जैसे ही उनको पता लगता है कि अम्बेडकर साहब ब्राह्मण नहीं, वो महर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो तुरंत जो है वो मास्टर जो है वहां से चला गया, और अम्बेडकर साहब को जो है बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक किसी भी रिक्शा वाले तक ने जो है वो उनको बिठाया नहीं। तो सोचिए आप, देखो लिखा हुआ है, काफी सारे बुलक कार्ड्स वहां पर हम लोग को देखने को मिले थे। और स्टेशन मास्टर को जैसे ही इन्होंने रिप्लाई किया कि मैं महर हूं, तो फिर स्टेशन मास्टर तो चला ही गया बिना उनसे बात किए। दूसरे लोग भी जो है वहां से अपनी गाड़ी हटा के निकल गए कि नहीं, नहीं बैठाएंगे इनको। सोचिए आप, 9 साल का बच्चा और इस प्रकार की चीज जब देखेगा कि इतने बड़े बड़े लोग उसकी मदद जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए क्या बीतेगी उसके ऊपर। तो ये इंडिया के अंदर लोगों ने सहा है। तो यही चीज जो है वो सिखाई जाती है, और इसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने पर मेनली फोकस किया जाता है। अंबेडकर साहब, ये लिख लेना अंबेडकर साहब के बारे में, इनका टाइम लाइन 1891 से 1956। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है मार्क कर लेना। और ये लीडर माने जाते हैं दलित के। थर्ड पॉइंट अंबेडकर साहब का, अंबेडकर साहब ने दलित कम्युनिटी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी।
महर कास्ट से ये बिलोंग करते थे, जो अनटचेबल थी। महर गरीब लोग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, बट ऑब्वियस बात है कि इनके इनके पिताजी ने मेहनत करी, उनके पास पैसा था। अंबेडकर साहब जो थे वो पहले व्यक्ति थे अपनी कास्ट के जिन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया था, और फिर वो इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए। देखिए आप, इन्होंने दूसरे दलित को इनकरेज किया कि भाई वो भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें और अच्छी शिक्षा दें। दलित को ये कहा कि आप अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स जो है बोलो, जिससे कि आप कास्ट सिस्टम से बाहर आ सकोगे। फिर बाद में आकर इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट जो है वो कर लिया, इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली। तो इन्होंने देखा कि यार बुद्धिज्म सभी मेंबर को इक्वली ट्रीट करता है, तो उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना यह था कि दलित जो है उनको अपने कास्ट सिस्टम के लिए लड़ने की आवश्यकता। और अच्छा, इन्होंने जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया ना, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अपने एडवांस किताबें पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाले नोट्स जो है वो मार्क कर लो, ठीक है। तो सोचो कितना डिफिकल्ट होता था यार लोगों के लिए उस समय, एक छोटा सा बच्चा 9 साल का। यही तो होता है जब इंसान की जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी उसके अंदर जोश आता है लड़ने का। अगर आपकी जिंदगी में आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है ना, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अरे तुम करोगे तैयारी, तुम बनोगे आईएएस, तुम्हारी औकात नहीं आईएएस बनने की, ऐसा कोई बोल रहा है ना, तो ये मान के चलो कि उसको रिप्लाई मत दो, अंदर ही अंदर थैंक यू बोलो कि और बोले लोग आपको। क्योंकि उससे क्या होता है, जब इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तब वो जो चाहे वो कर सकता है। बट लोग यहाँ पे गलती करते हैं, लोग गुस्से को वहीं पे निकाल देते हैं। सामने वाले बोला तुम बनोगे क्या, तो वो चिल्लाने लगता है। बन के दिखाओ भाई, अपने गुस्से को अंदर पालो, बोलते हैं ना। याद करो उस व्यक्ति को, जब पढ़ने का मन ना करे तो उस व्यक्ति को दिमाग में रखो कि किसने बोला था आपसे कि सिलेक्शन नहीं होगा। फिर देखना जलवे, फिर देखना कैसे कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, फिर देखना कैसे मन नहीं लगेगा। एक पिक्चर है उलझ करके, अभी लेटेस्ट आई है, ये वो क्या नाम है यार उसमें हीरोइन का, काफी फेमस हीरोइन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो नदिया पार करके गाना है, वो भी उनने गाया हुआ है। क्या नाम है यार, जानवी, जानवी कपूर। उलझ करके पिक्चर का नाम है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद काफी सारे लोगों का सपना होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करने का। वो इंडियन फॉरेन सर्वेंट है और उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। देखो उस पिक्चर को, कॉन्फिडेंस आएगा। पिक्चरें भी देखो तो चूजी पिक्चर देखा करो कि भाई जिसमें आपको मोटिवेशन मिले। देखना कि एक छोटी सी गलती किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स की बैंड बजा देती है, जो आप आने वाले समय में बनने वाले हो। अब देखो आप, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, स्ट्रगल जो था ब्रिटिशर से, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम का, इसके अंदर एक स्ट्रगल और भी था कि ना ही हम लोग को ब्रिटिशर से फ्री होना है, बल्कि हम लोग को इक्वली भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजेंट्स, जो किसान लोग होते हैं, इन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने अपने जीवन में जो है एक्सपीरियंस किया। जो पीजेंट्स थे, जो खेत में काम करने वाले जो लोग थे, ट्राइबल्स थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि उनको जो है वो मनी लेंडर्स की जाल में जो वो फंस गए हैं, तो उससे वो बचें। क्योंकि मनी लेंडर्स के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जमीन तक बिक गई थी उनकी। जब हमारी कंट्री को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारे लीडर्स जो है जो थे, उन्होंने इस प्रकार की इनइक्वालिटीज के बारे में चिंतन किया, और वो चिंतन हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखने को मिलता है, जो उभर कर आया। ये लिखा है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जहां पर रूल्स हैं कि नेशन कैसे फंक्शन करेगा, हमारी कंट्री कैसे चलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो उसमें अवेयरनेस जो है वो मिली कि भाई इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, इसलिए तो फंडामेंटल राइट्स लाए गए। आर्टिकल 14 पढ़ोगे आप, राइट टू इक्वलिटी अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। याद होगी आपको, पूरी चीजें याद होंगी, ये धीरे धीरे करके बस पढ़ते जाओ, यहां पर रेगुलर रहो बस क्लासेस में। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली गोल्स बनाए, विजन बनाए कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए होना चाहिए, पीपल ऑफ इंडिया, और सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सभी के पास इक्वल अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी एक क्राइम माना गया, आर्टिकल 17 पढ़ना, एबॉलिश बाय लॉ, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। पढ़ना क्या, हम साथ ही साथ पूरी चीजें कवर अप करेंगे, मैं आपको पूरी चीज कवर करवाते चलूंगा। आपको टेंशन में नहीं लेना, बस आपको बस फोकस माइंड से जो है वो क्लासेस देखनी है, राइट। और लाइक जरूर हिट करना, यूट्यूब पे आपके लिए मैं क्लासेस जो है वो लेकर आया हूँ अभी, बहुत
नुकसान हुआ है हमारा भी, बहुत डेटा जो है हमारा ब्रीच हो गया, तो अब फिर से दोबारा से जीरो से शुरुआत जो है वो करनी पड़ रही है। तो जीरो से शुरुआत करना थोड़ा सा फिर से डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप लोग के सपोर्ट से ये डिफिकल्ट नहीं होगा, मुझे पता है ये बहुत जल्दी हम अचीव करेंगे। तो आप लाइक जरूर किया करें, हो सके तो और भी दोस्तों को शेयर करें और भी अपने लोगों को बुलाएं। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। आज की डेट में भाई जिसको जो काम करना है वो काम कर सकता है, पहले नहीं था ऐसा। गवर्नमेंट जॉब जो है वो सभी के लिए ओपन है। इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है गवर्नमेंट के ऊपर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत, कि भाई सभी का ध्यान रखो इक्वली, और स्पेशली मार्जिनल कम्युनिटी जो पिछड़ा वर्ग है उसका ध्यान रखना है। जो राइटर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने डाइवर्सिटी को की रिस्पेक्ट करी और इंश्योर किया कि इस डाइवर्सिटी में इक्वलिटी बनी रहे, समानता बनी रहे। इनने बोला कि लोगों के पास फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन होना चाहिए, लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें या नहीं भी फॉलो कर सकें वो भी चलेगा, अथीस्ट बनने का भी अधिकार है, अपनी लैंग्वेज बोल सकें, वो अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। राइट, एक्सप्रेस मतलब फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब एक फैक्ट ध्यान में रखना, ना ही कोई एक लैंग्वेज, रिलीजन या फेस्टिवल किसी के ऊपर कंपलसरी किया गया है। तो इंडिया का कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं है, कंट्री की लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। याद रखना बॉस, लोग हिंदी बोलते हैं, गलत है सरासर। अगर ऐसा होता तो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, किसी भी एक सिंगल रिलीजन को हम प्रायोरिटी नहीं देते। थर्ड, किसी भी एक फेस्टिवल को हमने नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। यस, द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी, अगर ऐसा करेंगे तो कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं कंट्री के अंदर, इस चीज को आपको दिमाग में समझना है। यस, तो हमें सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है। देयरफॉर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर लोग अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग फेथ के जो है वो एक साथ जो है वो रहते हैं और अपने रिलीजन को जो है वो फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और जो आइडियल्स हम लोग को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलते हैं उसमें इक्वलिटी जो है वो मेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और देखो ये प्रियम्बल है, आपके पास होना चाहिए। पहला पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो पहला स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट स्टेटमेंट गिव टू अवरसेल्फ, हम लोगों ने ही हमें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी लोगों का है। तो इंडिया के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है तो लोग हैं, भारतीय जनता, और जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जनता के हित के हिसाब से कानून बनाते हैं। देखो कितनी, और ये आपके पास आपकी दीवार पर आज ही अगर नहीं लगा है तो प्रियम्बल की फोटो प्रिंट आउट कराओ और अपनी दीवार पर चिपका लो और रोज उस प्रियम्बल को पढ़ना जब तक कि फ्लो में आप जो है वो खुद ब खुद गुनगुनाने ना लगो प्रियम्बल को। तो प्रियम्बल तो याद रहना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, तो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट बहुत इजी सा टॉपिक, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इस टॉपिक के बारे में। अब गवर्नमेंट क्या है तो इस बारे में मुझे आप लोग को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट जो होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, इनको इनफॉर्मल वर्कर्स भी हम लोग कहते हैं, जैसे कि जो कार्ड्स वाले होते हैं, ठेले वाले, हॉकर्स वाले, राइट। तो उनको भी, उनकी भी अधिकार को प्रोटेक्ट करने पर गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कोविड-19 के समय पे आप देखिए सरकार ने जो है वो कितने सारे लोगों की मदद करी, है ना। फिर सरकार डिटेल प्लान जो है वो बनाती है कि कैसे फ्लड्स को जो है वो टैकल करना है, बाढ़ को टैकल करना है। कभी भी अगर मार्केट में प्राइसेस जो है वो हाइक होते हैं
प्राइस बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल करने पर सरकार काम करती है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है में हम लोग को 5 या 5 से 5 मोर जजेस अपॉइंटमेंट, मतलब इसकी बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को देखने को होता है, बट एक्चुअली कोर्ट का अपॉइंटमेंट जो होता है वो होता है कोलिजियम सिस्टम के थ्रू। वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट वाली चीज अपन कोर्ट की अलग से देखेंगे उसमें, क्योंकि कोर्ट और जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में लफड़ा चलता ही रहता है। गवर्नमेंट जो है देखो लिखा हुआ है फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, तो कोल और पावर सेक्टर पर काम करती है सरकार। 15,000 से ज्यादा विलेजेस जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पर बहुत स्थिति जो है वो खराब है, राइट। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट के अलग अलग कितने सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के। भाई देखो, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई पर भी काम करती है, राइट, उसको बढ़ाने पर भी काम करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, राइट। बहुत सारी चीजें वो गरीबों के लिए कार्यक्रम, स्कीम्स, प्रोग्राम्स ये सब चलाती है। तो ये मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, नो अबाउट इट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा जो है बनने वाले, तो अभी तक आपको ऑलरेडी पता होगा। मेन चीज जो है वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपको जो है वो ऑलरेडी पता है कि अच्छा गवर्नमेंट की पीएसयूज भी होती है, ये चीज मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, लेवल यहां पर मेंशन नहीं था क्या? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। नाउ यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different things. Can you think of how it manages all these? तो गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। लोकल लेवल जिसको हम लोग पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। यूनियन लेवल यानी कि नेशनल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल, और एक होता है लोकल लेवल जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत आता है। देखो लिखा भी है, लोकल लेवल का मतलब आपके गांव की बात हो रही है, टाउन की या लोकेलिटी की बात हो रही है। स्टेट मतलब पूरा का पूरा स्टेट, राज्य जो है वो कवर है, और नेशन मतलब कंट्री कवर है, जिसको यूनियन लेवल हम लोग जो है बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 लेवल गवर्नमेंट के हम लोग को देखने को मिलता है। बस वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैप इंडिया का आपके पास होना चाहिए, दीवार पर बड़ा सा मैप इंडिया का और वर्ल्ड का लगा होना बहुत जरूरी है जहां पर आप पढ़ते हो। अब देखो, गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है सभी के लिए जो हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, राइट, और उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये सब चीजें, बाकी ये तो बेसिक चीज है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा मिलती है उसको, फाइन उसको इम्पोज करना पड़ता है। अब टाइप्स के बारे में बात करें, गवर्नमेंट के क्या क्या टाइप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक एक गवर्नमेंट होती है मोनार्क वाली, ये लिख सकते हो अब, राजा, जहां पर किंग और क्वीन होते हैं ना, तो उसको मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। एक प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की टाइप वाली गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। मोनार्की गवर्नमेंट में राजा ही जो होता है वो पूरी का पूरा अपने डिसीजन जो है वो लेता है, कंप्लीट डिसीजन उसी के हाथ में होता है। बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि डिसीजन जो है वो लोकतंत्र, जनता के हाथ में हम लोग को नजर आता है। और इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिलती है। और डेमोक्रेसी कैसे आई कि हम लोगों ने स्ट्रगल किया, हमारे पास्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है वो चीजों को देखा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पर जो लोगों के पास पावर होनी चाहिए अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की। तो इसलिए लिखा हुआ है वहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल के अंदर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो लिखा है पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। तो ये बेसिक आइडिया था, ये चाहो तो लिख सकते हो। बेसिक आइडिया ये है कि लोग खुद ही अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, खुद ही चाहते हैं कि भाई, अब देखो लोग हैं इलेक्शंस के दौरान अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके वोटर्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो कानून बनाते हैं। उनके वोटर्स खुश होंगे तभी तो सरकार जो है वो चलेगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे समय पर यूजुअली इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये भी लिख सकते हो। आज की डेट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड पुअर हैव had to fight for participation in government. Women struggle to vote got strengthened during First World War. This movement is called women suffrage movement. ये लिख लो भैया आप। क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है वो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर हम लोग को देखने को मिला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर महिलाएं जो थी उन्होंने
वोट के अधिकार की मांग करी, और इसी मूवमेंट को कहते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। अब देखो वॉर के समय पे हुआ क्या था कि काफी सारे जो, अब देखो पहले के समय पे मैंने आपको क्या बताया था कि महिलाओं को बोल दिया जाता था तुम्हें ये काम करना है, महिलाओं को मना किया जाता था कि महिला जो है वो बाहर के काम नहीं कर सकती, महिला घर घरेलू काम करेंगी। बट जब वॉर के समय पर, जब जंग हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो उस समय जो मेल्स जो थे वो अपनी कंट्री को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वॉर में पार्टिसिपेट करने चले गए, तो महिलाओं को ही सब काम करना पड़ा। तो जब महिला ने देखा कि वो मेल्स के भी काम कर सकती हैं, तो वोट का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। तो यही यहीं से आइडिया आया पूरा कि भाई उनके साथ सही नहीं हो रहा है, स्टीरियोटाइपिकल प्रैक्टिस उनके साथ जो है वो हो रही है। तब उनने जो है वो डिमांड करी, और अमेरिकन वुमेन को देखिए राइट टू वोट मिला था 1920 में। अमेरिकन महिलाओं को कोई मुझे बता सकता है कि अमेरिका को आजादी कब मिली थी, अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, तो आप देखोगे 1776 से अभी तक के पीरियड में, मतलब देखो जब आजादी मिली अमेरिका को 1776 में, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंट, यस, 1776 से लेकर अभी तक 1920 तक, इतने सालों के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। और हमारे यहां सिंस 1947 इटसेल्फ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सभी के पास, सभी अडल्ट के पास जो है वो वोटिंग का अधिकार है। पहले 21 साल की उम्र पर वोटिंग का अधिकार मिलता था, अब 18 साल की उम्र पे वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। और वुमेन जो थी यूके यूके के अंदर, उनको वोटिंग का अधिकार जो है वो मिला 1928 में। सोचो ये एक ऐसे देश है जो अपने आप को डेवलप बोलते हैं, और उन्होंने आजादी के बाद इतने समय बाद जो है वो वोट का अधिकार जो है वो दिया। ठीक है, स्ट्रगल होता है यार, और कुछ नहीं है, बात कहानी पूरी पूरी स्ट्रगल की होती है। और हमने उन्हीं के स्ट्रगल को देखा, हमारे यहाँ के स्ट्रगल को देखा, सीखा रेनेसांस से। तब उस समय फिर हमने भी बोला कि नहीं भाई, हमें वोट तो भैया सभी को देना है, सभी व्यक्ति इक्वल हैं, सभी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं इंडिया के अंदर। और गांधी जी ने बोला कि भैया सभी अडल्ट्स के पास जो है वो वोट का अधिकार होना चाहिए, इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाएगा। गांधी जी की एक किताब है यंग इंडिया, 1931 में उन्होंने लिखी थी। ये लिख लो भैया, गांधी जी की किताब है यंग इंडिया। पूछ लेंगे यंग इंडिया किसकी किताब है, तो गांधी जी की। इन्होंने बोला आई कैनॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी should have no vote, or that a man who works honestly by sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। देखो अमीर व्यक्ति है, भले ही बदतमीज है, कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरलेस है, बट उसके पास वोटिंग पावर है। एक गरीब व्यक्ति है, जेब में पैसा नहीं है, बट बिल्कुल डिसिप्लिन है उसकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, बट फिर भी उसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं। तो गांधी जी बोल रहे थे कि ऐसा समाज मैं नहीं देखना चाहता। ये देखिए, तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर वोटिंग के अधिकार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फंडामेंटल राइट्स आए। तो ये आपको गहराई से इन चीजों को समझना है। अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या है, ये मेंस में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतंत्र सरकार के जो है वो क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रेसेस के लोग रहते हैं। रेसेस मतलब दौड़ लगाना नहीं, रेसेस मतलब रंग, अलग अलग रंग के लोग, काले गोरे मतलब अलग अलग, मतलब काले गोरे, ठीक है। नहीं तो बोलो कि सर ब्लू कलर का भी कोई आदमी दिखता है क्या? हाँ दिखता है, जादू, वो स्पेस से आया था। सो यहाँ पर ब्लैक पीपल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं, व्हाइट लोग वहां पर आए सेटल होने के लिए, और उन्होंने डिवीजन कर दिया। और आपको ऑलरेडी पता है कि महात्मा गांधी जी जब गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी, और वहां पर भी उन्होंने एक कांग्रेस जो है वो स्टैब्लिश करी थी, नटाल कांग्रेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना। फिर नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी बहुत रेसिज्म के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी, उनको गांधी जी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, उसका। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया था अपार्थीड से के अगेंस्ट। अपार्थीड का मतलब ये होता है रंग भेद, ठीक है, अपार्थीड का मतलब चाहो तो लिख लेना, रंग भेद। देखो लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी काफी सालों तक, और फिर इन्होंने 1994 को साउथ अफ्रीका को जो है वो सक्सेसफुली इंडिपेंडेंस दिलवाई, और साउथ अफ्रीका एक
डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बन गई, जहां पर सभी कलर के लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाने लगे। ये पूरा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की चर्चा करें। हाँ, हमारे यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। यस, हम लोग को ऑलरेडी पता है, काफ़ी सारी कंट्री में होते नहीं, लफड़े चलते रहते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। सभी की सभी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो इलेक्ट की जाती है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर ये पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है। यस, पता होगा आप लोग को, आपको लिखने की जरूरत नहीं, इंडिया के अंदर 5 साल की सरकार होती है। अच्छा, अमेरिका के अंदर कितने साल की सरकार होती है, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है? अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है वो कितने सालों का होता है? हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। बट यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। अब एक बार सरकार जो है वो इलेक्ट हो गई, तो गवर्नमेंट जो है वो पावर में उसी पीरियड के लिए रहती है जब तक वो री इलेक्ट नहीं की जाती बार बार पब्लिक के थ्रू, वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, बीच में भी सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है, तो वो सब चीज आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी दूसरा तरीके हम लोग को जो है वो पार्टिसिपेशन के देखने को मिलता है। इलेक्शन जो है वो 5 सालों में एक बार होता है, बट और भी काफी सारे तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं। पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट करती है किस तरीके से, क्रिटिसाइज करके। कई बार ऐसा होता है ना, न्यूज मीडिया में क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को चैलेंज किया जाता है कि नहीं, सरकार गलत कर रही है। अगस्त 2005 में एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है वो, पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल बाय वेरी शार्पली। 2005 में एक सरकार ने जो है वो पैसे बढ़ा दिए थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रैलीज निकाली। होता है ना कि सरकार के अगेंस्ट लोग रैली निकाल देते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से लोगों को जो है वो चैलेंज किया जाता है। गवर्नमेंट जो है फिर उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू किया, अपने आप को डिफेंड किया। फिर फाइनली जो है उन्होंने बोला कि नहीं भाई, पब्लिक के ओपिनियन माने जाए, और उन्होंने उस प्राइस को जो बढ़ाया था उसको हटा दिया। तो गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है, जैसा लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को जो है वो बनाया है। काफी सारी तरीके से लोग जो है वो अपने विचार गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो रखते हैं, जैसे धरना करते हैं, रैलीज लगाते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ये सब तौर तरीके हैं जो आपको पता ही होगा। न्यूज़पेपर, टीवी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की सच्चाई लोगों के सामने दिखाने में। ठीक है, अगर किसी कंट्री के लोग जो है वो अलर्ट है और इंटरेस्टेड है कि कंट्री किस प्रकार से रन करती है, तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है एक गवर्नमेंट का, राइट, वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। बट अगर लोगों को मतलब ही नहीं कि सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, करप्शन और इस प्रकार की चीजें बहुत नजर आएंगी। ठीक है, ए- एक डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये भी ट्रू है कि सभी सेक्शन जो है वो लोगों का एक्चुअली नहीं शामिल हो पाता। क्यों नहीं शामिल हो पाता, किसी को आइडिया है कि क्यों सभी सेक्शन शामिल नहीं हो पा रहा? देखो, मैं उसका सिंपल सा तरीका आपको रहे बताता हूँ। कई केसेस में हम लोग को देख, आपको पता है एक चीज ये है कि अगर कोई सरकार है जो इलेक्ट हुई है, ये जरूरी नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट्स उसको मिले होंगे तभी इलेक्ट हुई है। हो सकता है कि शायद उसको कंट्री के 30% लोगों ने ही वोट दिया हो, तो वो इलेक्ट हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पता है आपको, जो आने वाली हायर क्लासेस में आपको कवर कराऊंगा। एडवांस अंडरस्टैंडिंग जब आपकी क्रिएट होगी कि जो सरकार जो बनती है ना, वो, जैसे आप सोचते हो कि 50% से ज्यादा लोग वोट करेंगे तभी कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो किसी अगर सरकार को 25% भी वोट मिल गए ना, तो भी वो जीत जाती है। और आजकल तो गठबंधन, कोलिशन गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब लोग अलग अलग कल्चर, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो एक साथ यूनाइट नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि भाई उनके साथ अत्याचार होता है, राइट, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई उस कॉन्फ्लिक्ट को गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना है, क्योंकि भाई आगे चल के आप कलेक्टर वगैरह बनोगे तो आप ही का ऑब्जेक्टिव रहेगा ना कि आपकी सिटी के अंदर जो है वो शांति बरकरार रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक रूल्स और कानून जो है वो लिखे हुए हैं, जो सभी को फॉलो करने हैं। ये कानून गवर्नमेंट के लिए भी है, पीपल के लिए, पब्लिक के लिए भी है। यस, कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस भी रिजॉल्व किए जाते हैं कानून के थ्रू ही। ठीक है, रिलीजन के कारण कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कम्युनल, जिसको कम्युनल राइट्स वगैरह हम लोग जो है वो कहते हैं। नदियों के कारण भी स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, नदियों के पानी की शेयरिंग को लेकर।
राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, कावेरी नदी का डिस्प्यूट हम लोग को कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में देखने को मिल रहा है। कृष्णा राजा सागर डैम कहाँ पर है? कर्नाटक में। लिख लो भैया, कभी कभी ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी पढ़ रहे हो फिर भी देखो रिलेट कर रहे हो ज्योग्राफी से, क्योंकि मिक्स प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है। मेट्टूर डैम जो है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं इस रिजर्वायर से रिलेटेड, नदी के पानी के फ्लो से रिलेटेड। राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, इसके कारण भी आपस में स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। एक मेन आइडिया हम लोग को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, ये लिख सकते हो आप। एक मेन आइडिया जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है वो है कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कमिटेड रहती है कि न्याय सभी को बराबर मिलना चाहिए और सभी में समानता होनी चाहिए। पहले जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, आज की डेट में कानून के थ्रू बैन कर दी गई है। कुछ लोगों को जो है वो एजुकेशन डिनाई की जाती थी, ट्रांसपोर्ट मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई की जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज ओपन है, एजुकेशन ओपन है, राइट टू एजुकेशन आपको पता ही है। और भी रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं लगातार। जो जो सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो रिजॉल्व होती जा रही है कंटिन्यू। इसलिए तो बोलते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ही इसलिए कहा जाता है कि जो भी कि उसमें रिफॉर्म्स हो सके, अमेंडमेंट्स हो सके, सुधार की गुंजाइश हो, तभी लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट करके उसमें हम लोग सुधार करते हैं ना, और भी चीजें लाते रहते हैं नई नई। जैसे अभी आईटी एक्ट जो है वो शामिल किया गया, राइट। ऐसा। अब आओ लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। डायरेक्टली आप प्रीलिम्स के अपने सिलेबस को देखोगे तो पंचायती राज पढ़ना ही है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है वो क्या होती है? तो ग्राम सभा एक ऐसा मतलब गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, सभी के सभी 18 साल से कम ऊपर की उम्र के, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, वही होती है ग्राम सभा। देखो लिखा है ग्राम सभा क्या है? मीटिंग है एक सभी एडल्ट्स की जो उस पर्टिकुलर पंचायत के एरिया में रहते हैं। बस इतनी सी चीज लिख लो। एक विलेज का भी हो सकता है, कुछ गांव का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पंचायत जो होगी वो एक ही विलेज की होगी, राइट। कुछ स्टेट्स के अंदर विलेज की मीटिंग जो होती है वो मतलब हर एक विलेज के लिए अलग अलग होती है। जो भी 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं उनके पास अधिकार होता है वोटिंग का ग्राम सभा के अंदर। बस। हर एक गांव की पंचायत जो है वो डिवाइडेड है वार्ड्स में, जो कि स्मॉलर एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। और वार्ड मेंबर को जो है वो हम लोग पंच बोलते हैं। वार्ड मेंबर को क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। ठीक है। गांव का एरिया छोटे छोटे वार्ड्स में जो है वो डिवाइडेड है। सभी मेंबर जो होते हैं ग्राम सभा के वो इलेक्ट करते हैं अपने सरपंच को। ये मेंशन कर लेना, जो कौन होते हैं? पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं, पंच के हेड होते हैं। और वार्ड पंच और सरपंच को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, ये मेंशन कर लो। समझ में आ रही है आपको बातें पूरी? वार्ड पंच और सरपंच। वार्ड पंच कौन हुआ? देखो और फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। हर एक गांव के अंदर एक पंचायत है। पंचायत मतलब एक टेरिटरी, एक या एक से ज्यादा गांव की, ठीक है, तो टेरिटरी हो गई। अब उस टेरिटरी को गवर्न कौन करेगा? सरपंच और पंच। और पंच कौन है? वार्ड मेंबर्स। अब वार्ड क्या है? तो हर एक बड़ा एरिया छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड। जैसे 5 पंच में हम लोग को 5 मेंबर देखने को मिलते हैं, राइट। एक बड़ा सा एरिया है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि 5 लोग अलग अलग एरिया को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, और अलग अलग एरिया से ये 5 लोग चुन के आएंगे, है ना। और कौन चुनेगा? ऑब्वियस सी बात है कि गांव के एडल्ट मेंबर्स। तो ग्राम पंचायत जो है वो कितने सालों के लिए रहती है? तो सेम 5 सालों के लिए रहती है। अच्छा, इसमें एक चीज है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो यार, होता क्या है, जनरली हमें देखने को मिलता है कि सरकार 5 सालों के लिए रहती है, ठीक है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में पास होता है तो आपको पता है कि सरकार गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने 2 साल काम किया और सरकार गिर गई, और जब नई सरकार बनेगी तो वो कितने साल के लिए काम करेगी? अगेन 5 साल के लिए। बट यहां पर ऐसा नहीं है, याद रखना। लोकल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर सरकार गिरती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सरकार है, जैसे कि ये सरपंच और पंच मिलकर जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि सरपंच और पंच मिलकर ही क्या बनाते हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत, राइट। तो ये सरकार चला रहे हैं यहाँ पे गांव की। बट अगर इनकी सरकार गिर गई, लोगों ने इनको जो है वो बोला कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों ने बोला कि नहीं अब आप रिजाइन करो, तो ये रिजाइन कर दिया इनने, तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इनने 3 साल सरकार चलाई, रिमेनिंग 2 साल का पीरियड बचा, तो जो नई सरकार आएगी ना वो रिमेनिंग 2 साल के पीरियड के लिए ऑपरेट करेगी, 5 साल उसका टेन्योर नहीं होगा।
ये इसके अंदर है लोकल गवर्नमेंट में, ये प्रोविजन, ये डिफरेंस। या आगे चल के जब पढ़ेंगे अपन लक्ष्मीकांत पॉलिटी वगैरह तो और अच्छे से आपकी क्लियर होगी। ठीक है। तो और ग्राम पंचायत के अंदर एक सेक्रेटरी होता है, सभी लोगों ने वो देखी होगी वेब सीरीज पंचायत, तो आपने देखा होगा सेक्रेटरी साहब रहते हैं, है ना। ये बेसिकली एक ये एजुकेटेड व्यक्ति होता है, इसको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा भाई कि ये जो पंचायत के अंदर हम लोग को सरपंच जो देखने को मिलते हैं और पंच होते वो एजुकेटेड नहीं होते। हाँ भैया, वो भी होंगे एजुकेटेड, मैं ऐसा मान नहीं रहा, बट ये एक ऐसा व्यक्ति होता है सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। और सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग बैठाते हैं ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और पूरे रिकॉर्ड जो है वो रखते हैं। और वो इसलिए सेक्रेटरी को रखा जाता है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स वगैरह है वो सेक्रेटरी के थ्रू ही जो है वो मतलब पहुंचे। यानी कि ये सेक्रेटरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और गांव के बीच का एक लिंक क्रिएट करता है, या आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और गांव के बीच का एक लिंक क्रिएट कर रहा है सेक्रेटरी। आपने देखा होगा कि वो पंचायत मूवी थी, उसमें एक सीन था कि आवास योजना के तहत किसको किसको जो है वो घर मिलना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सेक्रेटरी के पास आकर इन लोग वो कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब जो है वो कंप्यूटर में चेक कर रहे थे, है कि नहीं, देखा होगा आपने एलिजिबिलिटी वगैरह, तो वो सेक्रेटरी देखता है। यानी कि जितने टेक्निकल काम होते हैं गांव के अंदर, पॉलिसीज बनाने के, इम्प्लीमेंट करने के, रिकमेंडेशन देने के, वो सेक्रेटरी के थ्रू होता है पूरा। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि भाई गांव के अंदर हम लोग को 3 बॉडीज देखने को मिलती हैं। ग्राम पंचायत मिलकर किन लोग से मिलकर बनाता है, पंच और सरपंच, राइट। पंच जो होते हैं वार्ड मेंबर्स होते हैं, और फिर यहां पर हम लोग को एक सेक्रेटरी भी देखने को मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक व्यक्ति है। आगे चल के पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्राम पंचायत को चूज करने का काम ग्राम सभा का ही होता है ना। बट यहां पर जितने भी प्लान्स जो होते हैं कि ग्राम पंचायत कैसे काम करेगी, तो वो पहले लोगों के बीच में बताए जाते हैं और लोग ही डिसाइड करते हैं पूरा मिलकर। जैसे ग्राम सभा जो है वो प्रिवेंट करती है पंचायत को कि भाई वो गलत एक्टिविटी ना करें, यानी कि पैसे अगर आ रहा है तो वो सही जगह लगे, लोगों के हित के लिए लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई जितने भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी आंखों के सामने ही ढंग से काम कर रहे हैं, वरना अगली बार इलेक्शन में उतार दिया जाएगा उन्हें। ग्राम पंचायत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। इसकी मीटिंग कौन अरेंज कराएगा, सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत की मीटिंग से अभी हमने देखा कि सेक्रेटरी अरेंज कराएंगे। ठीक है। काम जो होता है ग्राम पंचायत का, उसको अप्रूव जो है वो करती है कौन, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत बोलेगी हमें ये करना है, ग्राम सभा वोट डालेगी। और मतलब वोट मतलब वैसे ही वॉइस वोट वगैरह होता है कि कितने लोग जो है मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हाथ खड़ा करो, तो उस लोग हाथ खड़ा कर लेंगे, तो वहीं के वहीं पूरा डिसीजन हो जाता है। तो ग्राम सभा कई बार कमेटी भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटी जैसे, है ना। इसमें कुछ मेंबर जो है वो ग्राम सभा के शामिल कर लिए जाते हैं कि वो मिलकर जो है वो कुछ टास्क पर जो है वो काम करें। तो ये सब चीजें, ग्राम पंचायत को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कराती है। और ग्राम सभा की डिमांड जो है वो सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तक ऊपर लाई जाती है। बस देखो लिखा है, ग्राम पंचायत जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जो है वो अप्रोच करते हैं, किसके थ्रू, अपने सेक्रेटरी के थ्रू, बीडीओ को अप्रोच करते हैं। और स्कीम से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो सेक्रेटरी लेवल के थ्रू जो है वो होता है। अब जो चीज बताने जा रहा हूं उस पर बिल्कुल गौर से फोकस करना। पंचायत के अंदर हम लोग को 3 लेवल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता लगी गया है कि किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। ग्राम पंचायत क्या होता है, एक बड़ी टेरिटरी होती है जिसके अंदर पंचायत जो होते हैं हेड होते हैं, और पंच जो होते हैं वो वार्ड मेंबर्स होते हैं, है ना। ग्राम सभा में वो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं उस ग्राम पंचायत के, और ग्राम पंचायत एक या एक से ज्यादा विलेज को मिलाकर बनता है। अब ध्यान समझना, गांव क्षेत्र में जो ये पंचायत होती है ना, ये फर्स्ट ईयर होता है, ये लेवल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना, राइट। और पंच और ग्राम पंचायत जो होते हैं वो ग्राम सभा के लिए क्या है, आंसरेबल है, राइट। कि जो ग्राम सभा को जैसी चीज चाहिए वैसा ये सरपंच और पंच जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि ग्राम पंचायत प्रोवाइड कराएगी। अब आइडिया जो होता है पीपल के पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम के अंदर, उसके 2 और लेवल होते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल, जिसको हम लोग जनपद पंचायत बोलते हैं या पंचायत समिति बोलते हैं। देखो नीचे आएगा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आएगा
जनपद पंचायत या पंचायत समिति। पंचायत समिति के अंदर काफी सारे जो है वो ग्राम पंचायत रहते हैं, राइट। और उसके ऊपर आता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसके हेड जो होंगे वो आगे चल के आप बन सकते हैं कलेक्टर। बात समझना आप। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना जरूरी है। सबसे नीचे वाला लेवल आपको ग्राम पंचायत क्लियर हो गया, ग्राम सभा प्लस सरपंच प्लस पंच प्लस सेक्रेटरी, ये आपका हो गया भैया ग्राम पंचायत, है ना। अब एक ग्राम पंचायत एक या एक से ज्यादा गांव की बनी होती है ना। क्लियर हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि एक ग्राम पंचायत 10 गांव की बनी है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के ऊपर आएगा ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक लेवल या जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। यहां पर क्या होगा पता है, यहां पर जो ग्राम पंचायत है, जैसे मैंने आपको बताया एक ग्राम पंचायत 10 विलेजेस की बनी है, तो वो बोलेंगे कि 5 ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक लेवल जो है वो बनेगा। मतलब ब्लॉक लेवल जो है वो 5 ग्राम पंचायत को जो है वो अपने कंट्रोल में रखेगी। और यहां पर हर एक पंचायत से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जो हर एक पंचायत अपनी पूरी पंचायत के बारे में जो है वो बताएंगे किसको, ब्लॉक लेवल को, अपनी स्कीम्स, और इनके साथ सेक्रेटरी आते हैं अपने अपने, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, जिसके हेड जो होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, राइट। तो ये 3 स्ट्रक्चर याद रखना है बहुत अच्छे से, एग्जाम में आता है। जिला परिषद यानी कि कलेक्ट्रेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे डेवलपमेंटल प्लान्स बनते हैं, और ये प्लान्स ब्लॉक लेवल पे जाते हैं। ब्लॉक लेवल से और डिटेल में स्कीम जो है वो समझाई जाती है ग्राम पंचायत लेवल को। समझ में आई बात है। और मनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी प्रकार से होता है। क्लियर। तो ये था पूरा टॉपिक। और ये हमारा देखो, ये कितने पेज हो गए हमारे, ये 49 वाला पेज चल रहा है मेरे ख्याल से, ये दूसरा चैप्टर। ये देखो 50 पेज का बोला था, अभी यहां तक बस अपन स्टॉप कर रहे हैं। 6 चैप्टर से जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे, अगेन 50 पेज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि रोज एनसीईआरटी के 50-50 पेज करके हम कंप्लीट कर दें। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-2.5 महीने 3 महीने में हम पूरी एनसीईआरटी जितनी भी है, और इसका मैं आपको ऑलरेडी प्लान दे चुका हूं कितनी एनसीईआरटी है, टेलीग्राम के चैनल पे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी वहीं पर मैं आपको दे दूंगा। और जो जो चीज मैं बताते चल रहा हूं उस चीज को नोट डाउन करके रिकॉर्ड करके लिख लो। और हाँ, एक और चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे ये वाली पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ये मार्क वाली, तो मैं वो मार्क पीडीएफ भी जो है फॉरवर्ड कर दूंगा आपके लिए कि हाँ भाई देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहो तो मेरी मार्क पीडीएफ से ही ले लो आप। मैंने इसलिए मार्किंग करना भी शुरू कर दिया, देखो ये येलो कलर की मार्किंग हाईलाइटिंग दिख रही है, तो ये हाईलाइटेड पीडीएफ एक बार जैसे ये पूरा खत्म होगा तुरंत दे दूंगा मैं आपको। तो कैसा लगा आपको सेशन, लेक्चर, प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इन्वाइट करिए, क्योंकि थोड़ी सी दुविधा हो गई, हमारे पूरे जितने भी एक्सेस था, डेटा था, पूरा का पूरा खत्म हो गया, और जितने भी चैनल का हमारे डेटा था वो भी खत्म हो गया। क्या बोल सकते हैं, अब एक्सेस ही चला गया वो पूरा, अब हैकिंग मान लो उसको। तो अब चलिए, अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।